बोलूं, आज मैं सुबह 11 बजे था, बीच में थोड़ा सा देख रहा था यूसीसी के बारे में कौन कौन बोल रहा है। तो बोलने वाले तो पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, लेकिन उसको उत्तर देना इसलिए जरूरी नहीं, को सिंपल एक एनजीओ है। इंदिरा गांधी ने 1973 में एक एनजीओ बनाया था, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसलिए मैं उसको उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। जमीयत उलमा हिंद एक संगठन है, उसको भी जरूरी नहीं है। लेकिन आज जयपुर की धरती से मैं 3 लोगों को उत्तर देना चाहता हूं यूसीसी के मामले में, सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम, मतलब एसओसी। एसओसी को उत्तर इसलिए देना चाहता हूं कि ये तीनों राज्यसभा में है, तीनों संसद है, एक लोकसभा में 2 राज्यसभा है। और सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम साहब ने इस संविधान की शपथ लिया है। तीनों में एक और समानता है कि तीनों एडवोकेट हैं। अच्छे 2 तो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तीसरा ओएसी भी लंदन से पढ़े हुए हैं, तो एटलीस्ट संविधान में क्या लिखा है उनको पता है। और उन्होंने संविधान में शपथ क्या लिया है कि मैं संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। इस संविधान के शेड्यूल 3 में 5 लोगों की शपथ है, सांसद, विधायक, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और मंत्री, 5 लोगों की शपथ। अगर आदमी लोकसभा चुनाव जीत भी जाए, 10 लाख वोट से जीत जाए, लेकिन जब तक वो 3 लाइन की शपथ नहीं लेगा तब तक वो सांसद। तो जितना जरूरी है लोकसभा चुनाव जीतना, उतना ही जरूरी है वो शपथ लेना। पार्टी राज्यसभा का टिकट दे भी दे, सेलेक्ट भी हो जाए, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो राज्यसभा में एंटर नहीं कर सकता, तब तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस संविधान की शपथ लेने के बाद ये तीनों महोदय सिब्बल, ओएसी और चिदंबरम पार्लियामेंट में गए हैं, जिस शपथ के बाद ही उनको सांसद कहा जाता है, जिस शपथ के बाद ही उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट मिलता है, जिस शपथ के बाद उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, दिल्ली में बड़ा सा बंगला मिला हुआ है, उस शपथ का ये तीनों लोग वायलेशन कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से वायलेशन कर रहे हैं, कंप्लीटली मिसलीड कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डॉक्टर वेतन भत्ता ले लेकिन ठीक से इलाज न करे, तो क्या उसको नौकरी पे रखना चाहिए? क्या वो जोर से बोलिए। कोई ड्राइवर अगर वेतन भत्ता ले और ठीक से गाड़ी न चलाए, इसको रखना चाहिए क्या? तो फिर सांसद और विधायक जो संविधान की शपथ लेते हैं, इस संविधान की शपथ लेते हैं मैं इसका अक्षरशः पालन करूंगा, यानी मनसा वाचा कर्मणा इस संविधान को फॉलो करूंगा, एक एक आर्टिकल को फॉलो करूंगा, उसी के अनुसार बिहेवियर करूंगा, इस संविधान में लिखी हुई बातों के अनुसार मैं कानून निर्माण में सहयोग करूंगा। और वो आदमी आर्टिकल 44 पे जनता को अगर गुमराह कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को संसद में बने रहने का अधिकार है क्या? इस बात पे गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए कि संविधान, खासतौर पे जो मूल संविधान, अमेंडमेंट के, एक बार अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा हो, बात समझ में आता है, ठीक है, उसको आजादी 1950 के बाद सरकारों ने किया, लेकिन जिस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया और 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदूज ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोल। हमने क्या कहा 1949 में? हम सब भारतीयों ने मिलकर तय किया है कि एक हम संप्रभु भारत का निर्माण करेंगे। एक होता है शब्द सोवरिन, एक शब्द होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र और सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। अंतर क्या है?
इंडिपेंडेंट का मतलब बस ठीक है हम स्वतंत्र हो गए। एक बात और, आर्टिकल 44 उसको ध्यान से पढ़िए। लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लिखा है, लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। सिटीजन कौन है? भारतीय, जो नागरिक है। इसका मतलब नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। मुझे यह बताइए, भारत के सभी नागरिक एक समान है कि नहीं? जा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपका वीडियो लगभग 2 करोड़ लोगों तक जाएगा, तो आपकी आवाज भी 2 करोड़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं सब लोग जोर से बोलिए जब भी मैं कुछ पूछूं। देश के सभी नागरिक समान हैं कि नहीं? सब संविधान से ही चल रहे हैं कि नहीं? संविधान का मतलब संविधान है कि नहीं? तो संविधान है, नागरिक सब समान है। तो जब नागरिक समान है, संविधान है, सम मतलब समान विधान है, तो सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए कि नहीं? वास्तव में आज की डेट में संविधान नहीं चल रहा है, आज की डेट में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। खास तौर पे किस मामले में? नागरिक अधिकार के मामले में। हमारा संविधान वन नेशन वन पिनल कोड की बात नहीं करता, लेकिन देश में वन नेशन पिनल कोड है। हमारा संविधान वन नेशन वन टैक्स कोड की बात नहीं करता, लेकिन वन नेशन वन टैक्स कोड है। वन नेशन वन लैंड लॉ की बात नहीं करता, लेकिन वन नेशन वन लैंड लॉ है। संविधान एक ही बात करता है, जो कि नहीं है, वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी इस संविधान में 3 तरीके के वर्ब यूज होते हैं, मे, विल और शैल। ज्यादातर विल यूज हुआ है, बहुत रेयर शैल यूज हुआ है। आर्टिकल 44 में शैल वर्ड यूज हुआ है। स्टेट शैल का मतलब यह सरकार की ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। स्टेट में नहीं लिखा है, स्टेट विल नहीं लिखा है, स्टेट शैल। सबको पता है विल और शैल में डिफरेंस क्या है? शैल है सीधे सीधे डायरेक्शन है, और इसके अलावा यह भी है, आर्टिकल 37 में यह भी लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 44 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, ये किसी भी कीमत पे फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। और आपको यह भी जान के आश्चर्य हो गया, ये आर्टिकल 44 तो बाद में बना है, एक्चुअल में आर्टिकल 35 था, यह फंडामेंटल राइट का पार्ट था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के पास इतना समय नहीं था कि वो लगे हाथ पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर दें, और देश का विभाजन हो चुका था, धार्मिक आधार पर विभाजन था, बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अभी जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, शरीयत एक्ट भी चलने देते हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी चलने देते हैं, पारसी मैरिज एक्ट भी चलने देते हैं, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाल देते हैं, सरकार कर लेगी। तो जो काम नेहरू जी को करना था